पटाखे बेचने वाली सास बहू। पटाखे ले लो पटाखे, बढ़िया बढ़िया पटाखे, सुतली बम पटाखा, आइटम बम पटाखा, फुलझड़ी पटाखे, सभी प्रकार के पटाखे मिलेंगे भाई साहब, पटाखे ले लो पटाखे। सरगम बाजार में पटाखे बेच रहा होता है, लेकिन कोई भी उससे पटाखे नहीं खरीदता। बहुत ही मुश्किलों से कुछ लोग उसके पास आते हैं और पटाखे खरीदते हैं। दिन भर इतनी मेहनत और इतना चिल्लाने पर उसके केवल 100 रुपए की ही कमाई हो पाती है। अरे ये क्या, सुबह से इतनी मेहनत करने के बाद केवल 100 रुपए ही कमाए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा। दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद 100 रुपए लेकर वह अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में वह अपनी रेहड़ी सड़क से पार कर रहा होता है। अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक सामने से आता है, जिससे सरगम की बहुत तेज टक्कर हो जाती है और उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। सरगम वहीं तड़प रहा होता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। कोई मेरी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और सरगम की हालत देखकर तुरंत सरगम की माँ और उसकी पत्नी को बताने के लिए जाता है। अरे आप यहाँ पर हो, आपको पता है सरगम भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वो सड़क पर खून से सने पड़े हैं, जल्दी मेरे साथ चलिए। तुषार सरगम की माँ ममता और उसकी पत्नी पूनम को अपने साथ लेकर जाता है। जब तक वह दोनों पहुंचती हैं, सरगम अपना दम तोड़ देता है। हाय मेरा बच्चा, ये सब कैसे हुआ? अरे किसी ने भी यहाँ मेरे बच्चे की मदद नहीं की। अरे ये कैसी जालिम दुनिया है, यहाँ तो इंसानों को इंसानों की कदर नहीं। आप मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बिना मैं क्या करूँगी? उठिए ना जी, उठिए। पूनम और ममता का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद वह दोनों सरगम का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाकर लेकर जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद से उनके ऊपर धीरे धीरे परेशानियों का कहर टूटने लगता है। एक दिन रात के समय वह दोनों खाना खाने के लिए बैठती हैं, तभी अचानक उनका मकान मालिक आ जाता है। अरे ममता, दरवाजा खोल। अरे कहाँ बैठी है चुप कर? इतने दिनों से तूने मेरे घर का किराया भी नहीं दिया है। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करो, फ्री के मकान में रह रहे हो। ममता उठती है और दरवाजा खोलती है। भाई साहब, इतनी जोर से मत चिल्लाइए, जरा हमारी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल रखिए। गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आप किराए की चिंता मत कीजिए, हम कुछ ही दिनों में कोई काम ढूंढकर आपके मकान का पाई चुका देंगे। अरे कैसे चुकाओगे? तुम्हारे पास तो कमाने का कोई सहारा ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति का ही काम दोबारा से करना शुरू करूंगी। पूनम की यह बात सुनकर उनका मकान मालिक उन्हें 1 महीने की मोहलत देते हुए कहता है। मैं तुम्हें केवल 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 1 महीने में तुमने मेरा किराया चुका दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ममता पूनम से कहती है, अरे बहू, तूने मकान मालिक को ये तो कह दिया कि हम बम पटाखे बेचकर उनका किराया चुका देंगे, लेकिन तू यह भूल गई कि सरगम केवल रोजाना के 100 या 50 रुपए कमा कर आया करता था। इतने कम पैसों में हम दोनों घर कैसे चलाएंगे? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आजकल तो YouTube पर सब कुछ सिखाया जाता है। हम वहाँ से खुद के बम पटाखे बनाना सीखेंगे और फिर उन्हें बाजार में बेचेंगे। देखते हैं उन बम पटाखों से हमारा मुनाफा होता है या नहीं। ममता अपनी बहू की बात मान लेती है, जिसके बाद अगले ही दिन ममता और पूनम दोनों सास बहू मिलकर खुद के बम पटाखे बनाती हैं और उन्हें तैयार करके बाजार में ले जाती हैं। अरे आओ आओ, यहाँ पर आओ, हम अपने खुद के बनाए हुए बम पटाखे लेकर आए हैं। मार्केट में ऐसे बम पटाखे आपने कहीं नहीं देखे होंगे। एकदम जोरदार धमाका आपके कानों को फाड़ देगा। देखिए नए तरीके के बम पटाखे। पूनम की आवाज लगाने पर गांव के कई लोग उनके पास आते हैं और उनसे बम पटाखे खरीद लेते हैं, जिसके बाद कुछ लोग तो वहीं पर बम पटाखे जलाकर देखने लगते हैं। अरे मैं जरा देखूं तो सही, इन बम पटाखों में दम भी है या फिर ये दोनों सास बहू हमारा पोपट बना रही हैं। मनोज जैसे ही एक आइटम बम जलाता है, वह बहुत तेज फूटता है, जिसकी आवाज गांव के चारों तरफ फैल जाती है। यह देखकर मनोज बहुत खुश होता है और उन सास बहू से और कई सारे आइटम बम खरीद लेता है। अरे वाह, क्या कमाल के बम पटाखे हैं। इस दिवाली तो मैं इन सास बहू के ही बम पटाखों को जलाऊंगी। अरे हाँ, हमें भी इसी के बम पटाखे जलाने। अरे पूनम बेटा, हमें भी तो दे दे ये वाले बम पटाखे।
पूनम और ममता खुद के बनाए हुए बम पटाखे बेचना शुरू कर देती हैं। उनकी बहुत अच्छी बिक्री होती है। देखते ही देखते वह अपने मकान का सारा पैसा चुका देती हैं, जिसके चलते उनकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। अब पूनम और ममता आराम से बम पटाखे बेचकर अपना घर चलाया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाँव में एक आदेश नाम का आदमी उनकी इस तरक्की से बिल्कुल नाखुश था, क्योंकि वह भी बम पटाखे बेचा करता था। पूनम और ममता के बनाए हुए बम पटाखों के आगे उसके पटाखे बिका ही नहीं करते थे। मैं बम पटाखे लेकर आता हूँ, इतनी मेहनत से इन्हें बेचता हूँ, शहर से एक एक बम पटाखा देखकर खरीदता हूँ, लेकिन इन गांव वालों को देखो, इन दोनों सास बहू के फालतू के बम पटाखे खरीदते हैं और मेरे इतने लाजवाब बम पटाखे होने के बाद भी इन लोगों को मेरी कदर नहीं। अब मैं देखता हूँ ये दोनों सास बहू इस गांव में बम पटाखे कैसे बेचती हैं। उस दिन के बाद से आदेश उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और एक दिन मौका देखकर वह उन बम पटाखों का मसाला खराब कर देता है। ये हुई ना बात, अब गांव के सभी लोग इनके बम पटाखे छोड़कर मेरे ही बम पटाखे खरीदेंगे। आदेश ऐसा करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वह दोनों सास बहू बम पटाखे बेचने निकलती हैं, तो उनके बिके हुए बम पटाखे सभी लोग खरीद लेते हैं और अगले दिन गांव के सभी लोग गुस्से से आग बबूला होकर ममता और पूनम के घर पहुँच जाते हैं। अरे बाहर निकलो दोनों सास बहू, कहाँ पर छुपी बैठी हो अपने घर में? अरे इनके बम पटाखों की वजह से हमारे बच्चों की जान चली जाती है। इस तरह कौन बम पटाखे बनाता है? आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या बात है, इतनी सुबह सुबह मेरे घर के आगे खड़े होकर क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? अरे ये सब क्या है? हमारे घर के आगे तुम लोगों ने तमाशा क्यों लगा रखा है? ये तुम्हें तमाशा दिख रहा है? आज तुम्हारी वजह से पता नहीं कितने लोगों का कितना नुकसान होता। अरे जब तुम्हें बम पटाखे बनाने ही नहीं आते तो तुम क्यों बम पटाखे बनाकर बेचती हो? गांव के सभी लोग गुस्से से दोनों सास बहू को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एक विक्रम नाम का आदमी आता है और गांव वालों को रोककर कहता है, अरे रुक जाओ, तुम्हारा कसूरवार ये दोनों सास बहू नहीं बल्कि ये आदेश है। अरे इसी ने इन बेचारी सास बहू के बम पटाखों में मिलावट की थी और सारा मसाला भी खराब किया था। आदेश वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी विक्रम उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, अरे नहीं, ऐसे तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता, तुझे तो तेरी सजा मिलकर ही रहेगी। गांव के सभी लोग मिलकर आदेश को खूब मारते हैं, जिसके बाद आदेश गांव के सभी लोगों से कहता है, मुझे माफ कर दो गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैंने एक बार भी तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा। दरअसल मेरा धंधा एकदम चौपट हो गया था, जिसकी जलन में आकर मैंने ये सब किया। मुझे एक मौका दे दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गांव के लोग उसे आखिरी मौका दे देते हैं और उसे पूनम और ममता से दूर रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर पूनम और ममता से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो पूनम बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। हाँ, जो हमें लगा हमने बस वैसा ही किया। हमने तुम्हें गलत समझ लिया, इसके लिए हमें बहुत पछतावा है। हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब होता रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ऊपर से इतना बड़ा इल्जाम उतर गया। अरे तो फिर ठीक है, आज से गांव के सभी लोग पूनम और ममता के ही बम पटाखे खरीदेंगे और किसी के बम पटाखे नहीं खरीदेंगे। हाँ, बिल्कुल सही, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग पूनम और ममता के ही बम पटाखे खरीदते हैं, जिसके चलते सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। काली फौजी बहू से धोखा। सर से पांव तक फौजी का पहरावा पहने हुए वह सुहागन सांवली स्त्री थी। उस फौजी बहू की सूरत जितनी श्यामल थी, उसकी काया हिम के समान श्वेत थी। वह बहू और बीवी होने के साथ देश की फौजी थी। एक ओर फौजियों का दल आपस में बैठा बतिया रहा था, वहीं दूसरी ओर वह फौजी बहू सरहद से छुट्टी मिलने की बाट जोह रही थी। आज पूरे 2 साल 1 सप्ताह और 1 दिन हो गया मुझे और रौनित को दूर हुए। अब तो सरहद के हालात भी बेहतर हो चुके हैं। काश की सभी फौजियों की छुट्टी मुकम्मल हो जाती। फौजी बहू अपने आप में बुदबुदा ही रही थी कि एकाएक ब्रिगेडियर बत्रा सरहद के सैनिकों के बीच खड़े होकर बोलते हैं, सभी फौजियों के लिए एक सुनहरा संदेश है। इस समय सरहद की सीमा एकदम सुरक्षित है, इसीलिए सभी फौजियों को महीने भर की छुट्टी मुकम्मल की जाती है। यह सुनकर फौजी बहू की उदास आंखों से खुशी की बदरा बरस पड़ती है। ये सुनहरा संदेश सुनने के लिए मैं पिछले 2 बरस से बाट जो अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी और अपने पति और सास से मिलूंगी। इसी सोच के साथ सांवली फौजी बहू अपनी आंखों में आंस लिए ससुराल रवाना हो जाती है, मगर बदकिस्मती से उसके ससुराल की दहलीज पर ताला देखकर उसका हियाव टूट जाता है। मेरे आने की खबर तो मैंने संदेश के जरिए सासू माँ और इन्हें भेज दी थी, बावजूद इसके ससुराल की दहलीज पर ताला।
यह सोचकर धरा अपने पति रोनित को फोन लगाती है। तभी रोनित की ओर से उसे अपनी सास का स्वर सुनाई देता है। माँ जी प्रणाम, मैं सरहद से लौट चुकी हूँ, मगर देखा तो घर पर ताला लगा है। अरे बहू क्या बताऊँ, रज्जो दीदी की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए देर रात मुझे और रोनित को आना पड़ा। अब मेरे सिवा इनकी देखरेख करने का कोई नहीं है। माँ जी तो आप और रोनित कब आएंगे? बहू अभी सप्ताह 2 सप्ताह का बखत तो पक्के तौर से लग ही जाएगा, तब तक तू अपने पीहर चली जा। ठीक है माँ जी, मैं रखती हूँ। यह सुनकर धारा कहती है, माँ जी और रोनित जी कितनी बड़ी बाधा में हैं, और मैं जाने क्या बुरे ख्याल बुन रही थी। यह बोलकर फौजी बहू अपने मायके आकर माँ के साथ रहने लगती है। तभी उसे उसकी सखी रैना का कॉल आता है। क्या हाल है फौजी साहिबा? देशभक्त बनने के बाद बचपन के दोस्तों को ही बिसार दिया, न कोई फोन न कोई संदेश। बचपन की आदत तेरी गई नहीं ना? आज भी बातों बातों में खिंचाई करना तो तुझे खूब आता है। ये छोड़ और गौर से सुन, 1 सप्ताह बाद मेरी शादी है, इसीलिए तुझे छुट्टी लेकर आना ही पड़ेगा। अरे मेरी बचपन की सखी, तेरी शादी में कैसे नहीं आऊंगी? तू बोल तो अभी चली आती हूँ, बस 1 गांव की ही तो दूरी है। अरे नेके और पूछ पूछ, मैं तो बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही हूँ, आजा। कुछ ही देर बाद धारा अपनी सखी रैना के घर पहुँचती है। दोनों सहेलियां घंटों बातें करती हैं। अरे मेरी होने वाली दुल्हन, जरा होने वाले जीजा जी की तस्वीर तो दिखा, मैं भी तो देखूं कौन है चोर जो इस चांद के टुकड़े को चुराने वाला है। देख, ये है गौतम, मेरे होने वाले पति। तस्वीर देखकर मानो उस काली फौजी बहू के कदमों तले जमीन खिसक जाती है और उसका दुख आंखों से बहने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोनित मेरे रहते किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? धारा, आखिर बात क्या है? रैना, ये गौतम नहीं बल्कि मेरे पति रोनित हैं, मगर आखिर इस धोखाधड़ी का मुख्य मुद्दा क्या है? धारा अपनी सूरत को निहारते हुए कहती है, शायद मैं काली हूँ, इसीलिए रोनित ने मुझे अपने काबिल नहीं समझा और मुझे बिना बताए उन्होंने दूजा ब्याह रचाने की सोची। धारा, देश की फौजी होकर तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? रोनित ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि वह शादीशुदा है। धारा, वह सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दे रही हैं। मुझे इस धोखाधड़ी का कारण जानना है। धारा, संभाल खुद को, अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमें शादी तक इंतजार करना होगा और उन माँ बेटे को रंगे हाथों पकड़ना होगा और सजा दिलवानी होगी। हर गुजरते दिन के साथ काली फौजी बहू के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते वह दिन आ गया जब रोनित सेहरा सजाए हुए रैना के द्वार पर दस्तक देता है, जहाँ रैना दुल्हन के लिबास में खड़ी थी और उसके पीछे धारा खड़ी थी। धारा को देखकर दोनों माँ बेटे हक्के बक्के हो जाते हैं। क्या हुआ रोनित? मुझे देखकर आप दोनों माँ बेटी का चेहरा पीला क्यों पड़ गया, जैसे कि आपकी चोरी पकड़ी गई हो? पिछले 2 साल से तुम दोनों माँ बेटे मिलकर खिचड़ी पका रहे थे। गनीमत है कि तुम माँ बेटे के बुने जाल में मेरी सहेली फंसी नहीं, वरना मुझे तो तुम्हारी काली करतूत का पता चलता ही नहीं। फौजी बहू के जुबान के बोल बान बनकर दोनों माँ बेटे के काले कलेजे को भेद रहे थे। तभी फौजी बहू की सास रेवा अपने कटु कड़वे बोली की बिजुरी बेचारी काली बहू पर गिराते हुए कहती है, अरे बंद कर अपना ये बोलबाला, बहुत चला लिया तूने अपना ये काला कंठ कंकाल। सुनना है तो सुन। 2 साल पहले। अरे रेवा कहाँ है? अरे पंडित जी आप पधारिए ना, कहिए कैसे आना हुआ? तुमने कहा था ना ऊंचा रिश्ता बताने को। ये धारा सोमगढ़ में अपने परिवार के साथ रहती है। शक्ल से तो सांवली है मगर पेशे से फौजी है, अच्छा खासा कमाती है। अरे पंडित जी, काला पीला कोई भी सौदा चलेगा, जो कि मेरा रोनित कमाता धमाता तो है नहीं। अब यह काली बहू आएगी तो इसके पैसे से हमारा पेट पल जाएगा, और फिर कौन सा ये हमारे नजरों के सोंजे रहेगी। साल 6 माह पर सरहद से ससुराल आएगी तो जैसे तैसे झेल लेंगे। इस तरह रेवा अपने बेटे रोनित की शादी धरा से करा देती है, मगर शादी के 2 दिन के भीतर ही सरहद से उस बहू की बुलाहट आ जाती है। अच्छा माँ जी, अपना और रोनित का ध्यान रखना। बहू तू तो जानती है रोनित के पास कोई काम नहीं, वह बेरोजगार है। जब तक उसका कोई काम नहीं लगता, राम जाने घर खर्च कैसे चलेगा। माँ जी, मेरे रहते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी फौजी बहू बॉर्डर से प्रत्येक माह पैसे भेजती रहेगी। जिग जिग जी बहू, एक तेरा ही आसरा है। समय गुजरता जाता है। अब धरा को सरहद गए साल बीत चुका था। अरे रोनित बेटा, मेरे मन में एक ख्याल आया है। देख ना, मैं पूरे दिल से उस काली कमली को अपना बहू मानती हूँ, और ना ही तू उसे सांझ बीवी का अधिकार देगा, तो क्यों ना उसके फौजी होने का फायदा उठाया जाए। माँ, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, उसे गए साल हो गए हैं, क्यों ना हम माँ बेटे शादी का दाना डालकर किसी अमीर चिड़िया को अपने चंगुल में फंसाएं, और जब हमें अमीर लड़की मिल जाएगी तो इस काली बहू की बला से निजात पा जाएंगे।
वाह माँ, क्या मास्टरमाइंड लगाया है। फिर मेरी नजर रैना पर गई। रैना का सुंदर रंग रूप मेरे दिल में बस गया और आज हमारी शादी होने वाली ही थी, मगर तुम्हारी काली परछाई ग्रहण बनकर यहाँ पहुंच गई। यह सुनकर फौजी बहू रिस में आकर रौनित को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बावजूद तुम माँ बेटे के मन में कोई मलाल नहीं? जाने तुम जैसे कितने ही लालची इंसान चंद सिक्कों के लिए शादी का स्वयं रचाते हो, जिसे एक साथ कितने बेबस बाप की बेटियों का जीवन बेरंग हो जाता है। फौजी बहू उन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दायर करती है। केस अदालत में दस्तक देता है, जहां जज कुछ इस कदर फैसला सुनाते हैं। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि पहली पत्नी के रहते मिस्टर रौनित ने दूसरी शादी करने की कोशिश की, जिसे बढ़ावा देने वाली मुख्य रेवा इसमें बड़े तौर से भागीदार है। इस धोखाधड़ी की सजा में इन्हें 11 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। पति से मिले धोखाधड़ी के बाद धारा उसे तलाक ले लेती है। उन माँ बेटे को उनके किए की सजा के तौर पर कारावास नसीब होता है। उस फौजी बहू की बदौलत रैना का जीवन भी बुझने से बच जाता है। सच है साथियों, आज भी झूठी शोभा और सुंदरता के पीछे धन के ऐसे ही कई लोभी खुलेआम धोखाधड़ी कर रहे हैं, मगर याद रखिए उस धोखाधड़ी की कटनी इस धरती पर ही होगी। जलेबी बेचने वाली सास बहू। हरीश नशे में धुत होकर घर पर आता है और अलमारी में पैसे ढूंढता है। अरे यहाँ भी पैसे नहीं है, अरे वहाँ भी पैसे नहीं है, जरूर चावल के डिब्बे में छुपाए होंगे इसने। हरीश चावल के डिब्बे और पूजा घर में पैसे ढूंढता है, पर उसे पैसे कहीं नहीं मिलते और चिल्लाते हुए कांच की खाली बोतल फेंककर कहता है, अरे ओ जमुना, अरे कहाँ मर गई, इधर आ, पता नहीं कहाँ पैसे छुपा कर रखती है डाइन कहीं की। हरीश के जोर शराबे से दोनों सास बहू जमुना और गायत्री आकर कहती हैं, हरीश जी, ये क्या किया आपने? कांच की बोतल घर में क्यों फोड़ दी? आप फिर से नशे में धुत होकर आ गए, आपको शर्म नहीं आती? हाँ बेटा, ये सब क्या है? तू पागल हो गया, तूने फिर से क्यों पी? अरे चुप कर बुढ़िया, ज्यादा बीच में मत बोल, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। ए जमुना, चल पैसे निकाल, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पर पैसे छुपा कर रखे हैं, पैसे दे मुझे और दारू पीनी है। हरीश जी, आप माँ जी से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? नशे में धुत हो आप। आपको नशा करना है तो करिए, घर में 4 पैसे तो लाकर राजी नहीं है, ऊपर से जो बचे कुछ पैसे हैं वो भी आप ले जाते हो। अरे अब ये लड़का पागल हो गया है, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे इसे। देखो तो अपनी माँ से कैसे बात करता है। हाँ, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। अगर अब तुम दोनों ने मुझे 2 मिनट के अंदर पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं तोड़ा फोड़ी शुरू कर दूंगा घर की। अगर आपने कुछ भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अच्छा है, मैं अपने बलबूते पर चाहे जैसे सही झाड़ू पोंछा करके ही घर चला रही हूँ। आपने तो कमाना छोड़ ही दिया है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे जबान लड़ाई और तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ये कहते ही हरीश उस पर हाथ उठा देता है। अरे छोड़, पागल हो गया है क्या? छोड़ बहू को, खबरदार हाथ भी लगाया तो भूल मत कि अभी वो ही है जो काम करके हम सबका पेट पाल रही है। तो एहसान कर दिया क्या? इसकी जैसी पत्नियां यही करती हैं। नया क्या है, पर इसकी जुबान ज्यादा चल रही है ना, काम की वजह से अब ये काम करने नहीं जा पाएगी कहीं भी। ऐसा कहकर हरीश नशे की धुत में चला जाता है। वहीं गायत्री अपनी बहू के सर पर हल्दी लगा देती है, जिससे उसका जख्म भर जाए। खाना खाकर दोनों सो जाती हैं। अगले दिन जब जमुना काम करने जाती है तो उसकी मालकिन उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, देखो जमुना, आइंदा से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति ने रात को यहाँ पर बहुत कांच की बोतलें फोड़ी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगी। और हाँ, तुम्हारे पति से कहना कि दोबारा आया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। माफ कीजिएगा मालकिन, मेरे पति ने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलती हूँ। जमुना 2-4 घरों में जाकर पता करती है, लेकिन हरीश की हरकतों की वजह से कोई भी उसे रखना नहीं चाहता। तभी उदास मन से जब घर आती है तो उसकी सास कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? और काम से इतनी जल्दी कैसे आ गई तू? तू तो 5 बजे आती है। अरे माँ जी, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया माँ जी। आपके बेटे ने मुझे कहीं काम करने लायक नहीं छोड़ा। मैं समझी नहीं बहू, क्या हुआ? ठीक से बता। यही कि माँ जी, हरीश की वजह से मुझे मेरी मालकिन ने काम से निकाल दिया।
उन्होंने वहां जाकर कांच की बोतलें फोड़ी। मैंने कहीं और भी पता लगाया तो वहां से भी निराश लौटना पड़ा। अब हमारे पास काम करने का कोई जरिया नहीं है। क्या खाएंगे, कैसे घर चलाएंगे? अरे इस नास पीटे बेटे ने तो सब खराब कर दिया। सब इसके नशे की वजह से हो रहा है। अगर नशा छूट जाए तो ये पहले जैसा हो जाए, पर उसका इलाज कराने के लिए पैसे ही नहीं है। पर माँ जी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं कुछ सोचती हूँ, तब तक तू खाना खा ले। सास बहू बहुत बड़ी विपत्ति में आ जाती हैं। अब जो उनका थोड़ा बहुत खाने पीने का एक जरिया था वो भी खत्म हो गया। हरीश की हरकतों ने आखिरकार जवाब दे ही दिया। ऐसे में क्या सास बहू कोई कारोबार शुरू कर पाएंगी, और क्या वो हरीश को नशे से मुक्त करा पाएंगी, या उन्हें गरीबी से ग्रस्त होना पड़ेगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुबह होती है तो उसके घर पर नीलिमा जलेबी लाकर कहती है, ओ जमुना, गायत्री आंटी, जरा इधर आइए, देखिए तो मैंने आज क्या बनाया है, जरा चक्कर बताइए। अरे नीलिमा बहन, तुमने सुबह सुबह जलेबी कैसे बना ली? ज्यादा समय लगा होगा ना? हाँ, गरम गरम करारी जलेबी खाकर मजा ही आ गया। बहुत स्वादिष्ट बनी है। शुक्रिया जमुना, बहुत आसान है। बस इसका मिश्रण चीनी के साथ बनाकर रख दो और 5 मिनट में ही गरम तेल में इसकी जलेबी बना दो और चाशनी में डुबो दो। बन गई जलेबी। अरे वाह बेटा, ये तो सच में ही बहुत आसान है और अच्छी भी बनाई है जलेबी तुमने। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, इन्हें जलेबियाँ पैक करके देनी है। मिल गया, अब हम यही बनाएंगे जलेबियाँ, और इसका ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे हम छोटी सी दुकान लगा सकते हैं। अरे वाह बहू, आइडिया तो बढ़िया है। तो चलो हम तैयारी करते हैं। तभी जमुना अपने छुपाए हुए पैसे आटे की टंकी में से निकालती है और दुकान से जाकर मैदा चीनी ले आती है। फिर सास बहू जलेबी बनाकर चाशनी में डुबो देती है और एक टेबल लगाकर जलेबियां बेचना शुरू कर देती है। आइए आइए, गरम गरम जलेबियां लीजिए, करारी है, बिल्कुल करारी। आइए आइए, सिर्फ 30 रुपए की आधा किलो। हाँ जी, आइए आइए, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ये मीठी जलेबी आपके जीवन में मिठास खोल देंगी। आइए आइए और खाइए। सुनो, जरा मुझे 1 किलो जलेबियां दे दीजिए। जी, ये लीजिए। कैसी बनी है बताइएगा जरूर। तभी गोमती और उसकी सहेली जलेबी को खाती है तो कहती है, आहा, गरम गरम जलेबियां हैं, इससे तो मेरा मुंह जल गया। पर आंटी, आपने बहुत स्वादिष्ट जलेबी बनाई है, मुझे 5 किलो पैक भी कर दीजिए। अरे आंटी, मुझे 1-1 किलो 2 जगह जलेबियां पैक कर दो। आज मेरी भांजी हुई है, मैं मौसी बन गई हूँ। अरे वाह, आपको मौसी बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बोलकर जमुना अपने सभी ग्राहकों को जलेबियां दे देती है। तभी वर्तिका कहती है, आंटी जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको ये जलेबी लीजिए, आप भी खाइए। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी जलेबी या ठंडी हो रही है, अब जल्दी जाओ। जी बिल्कुल, ये लीजिए आपके पैसे। वाकई में आपकी जलेबियों में काफी मिठास भरी हुई है। इतनी अच्छी जलेबी मैंने कभी नहीं खाई। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा जरूर आइएगा। इस तरह पहले ही दिन सास बहू की जलेबियों की काफी तारीफ होती है और मुनाफा भी अच्छा खासा होता है। तभी जमुना और पैसे छुपा लेती है। माँ जी, मुझे लगा नहीं था कि हमारे पहले दिन इतनी अच्छी बिक्री होगी। अब देखना, मैं धीरे धीरे उनका नशा भी छुड़वा दूंगी। हाँ बेटा, जरूर। उससे पहले जलेबी बनाने का और सामान ले आ। जी माँ जी। तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? मेरी चुगली कर रही हो ना? अभी बताता हूँ। हरीश को देखकर दोनों सास बहू डर जाती हैं। हरीश ऐसे ही नशे में आता है, इतने में बेहोश होकर गिर पड़ता है। सास बहू से उठाकर बिस्तर पर सुला देती हैं और जमुना जलेबी का सामान लाकर एक नशे के केंद्र में जाती हैं, जहां से उसे कुछ दवाइयां मिलती हैं। उस दवाई को वो हरीश के खाने में मिला दिया करती थी। ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता है। वहीं दूसरी ओर सास बहू की जलेबियां अब मशहूर होने लगी थी। उनका छोटा सा कारोबार अब बड़ा होने के लिए तत्पर था। रात में जब सास बहू खाना खा रही थी तो हरीश आकर कहता है, माँ, जमुना, मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आप दोनों से काफी बदतमीजी की। नशे में आया करता था, तुम्हारा काम भी छुड़वा दिया, पर अब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है।
अब से मैं पीऊंगा बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि नौकरी ढूंढूंगा और घर चलाने में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे यकीन था आप एक दिन शराब जरूर छोड़ देंगे। और बेटा, तुझे कहीं और जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तू हमारे साथ भी काम कर सकता है। शुक्रिया माँ। देखते ही देखते सास बहू की जलेबियां एक शहर से दूसरे शहर में मशहूर हो जाती हैं। काफी लोग उसकी जलेबियों को खाया करते थे और अब उसने बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दिया था, जिसके बाद देखते ही देखते उनका कारोबार काफी बड़ा हो जाता है और वो लोग एक खुशी जीवन जीने लगते हैं। बांझ बहू की नवरात्रि। गुंजन अपने घर के अंदर अपने मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा कर रही होती है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। पूजा संपन्न करके वो पूजा की थाली रखकर अपने दोनों हाथों को जोड़ती है और अपनी आंखें बंद करके दुर्गा माँ से कहती है, माँ, तेरा दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, अच्छा पति है, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, मेरी गोद सूनी है, मेरी गोद भर दो दुर्गा माँ, मेरी गोद भर दो। पूजा करने के बाद गुंजन प्रसाद अपने घर के सभी सदस्यों को देने लगती है। अगर तुम्हारी पूजा संपन्न हो गई हो तो जल्दी से लंच पैक कर दो, ऑफिस के लिए मुझे देरी हो रही है। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? सुबह से ये वक्त हो गया है, मेरे कमरे में अभी तक एक कप चाय क्यों नहीं आई? अभी लाती हूँ माँ जी। अंकित जी, आप जरा तैयार हो जाइए, मैं फटाफट से लंच बना देती हूँ। सबसे पहले गुंजन अपनी सास राधा को चाय बनाकर देकर आती है, जिसके बाद वो अपने पति के लिए लंच पैक करती है और उसे ड्यूटी के लिए भेज देती है। सबके जाने के बाद वो घर के कामों में लग जाती है, लेकिन तभी उसकी सास अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और उसे काम करते हुए देखकर कहती है, ओह, महारानी को देखो तो सही, अभी तक काम भी नहीं किया है इसने। अरे सुबह से क्या कर रही थी, बांझ कहीं की, एक काम भी सही से नहीं करती है। बेचारी गुंजन चुपचाप अपनी सास की जली कटी बातें सुनती रहती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। शाम को गुंजन बेचारी रसोई में खाना बनाने लगती है। अंकित जी ऑफिस से आते ही होंगे, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। गुंजन रसोई में खाना बना ही रही होती है कि तभी उसकी सास रसोई में आती है और उससे कहती है, अरे कल मुही करम जली, मुझसे बिना पूछे तू क्या बना रही है? अरे मैं मर गई हूँ क्या, जो तुझे मेरी परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी? मेरे होते हुए तू अपनी मर्जी चलाएगी? माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? आप मुझे बता दीजिए, आपको जो खाना है मैं बना दूंगी। हाँ हाँ, अब तो तू बना ही देगी, मेरे तो करम ही फूट गए थे जो मैं तुझ जैसी बांझ से अपने बेटे की शादी करवाकर अपने घर ले आई। अगर मैंने तेरी शादी अपने बेटे से न करवाई होती तो आज मेरी गोद में एक पोता खेल रहा होता। ये सुनकर बेचारी गुंजन रोने लगती है और रोते हुए खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गुंजन की सास राधा उसे जली कटी सुनाकर वहां से चली जाती है। जब अंकित अपनी ड्यूटी से आ जाता है तो सभी लोग खाने की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी खाना खाते खाते राधा कहती है, अरे बेटा, हमारे गांव के अंदर एक बाबा आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं और बहुत फेमस भी हैं। अरे उनके हाथों का किया हुआ उपाय आज तक फेल नहीं हुआ है। मैं तो चाहती हूँ तू इस बांझ को बाबा के पास ले जा और इसका इलाज करवा ले। माँ, माना कि गुंजन बच्चे पैदा नहीं कर पा रही, लेकिन आप उसे इस तरह खरी खोटी सुनाती रहोगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। अगर गुंजन की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप ये सब उसके लिए बर्दाश्त कर पाती? अरे तू तो पूरा जोरू का गुलाम हो रहा है, एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी माँ की। इस बांझ ने तो हम दोनों माँ बेटा के मन में फूट डाल दी। राधा बिना खाना खाए ही टेबल पर से उठ जाती। ये देख अंकित भी टेबल पर से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। बेचारी गुंजन वहीं खड़े खड़े रोने लग जाती है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ऐ मेरी दुर्गा माँ, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? इससे अच्छा तो ये होता कि मैंने ही इस दुनिया में जन्म न लिया होता। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, अंकित गुंजन के पास आता है और कहता है, गुंजन, देखो जैसा माँ चाहती है हमें वैसा ही करना होगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाबा के पास लेकर जाऊंगा। अपने पति की ये बात मानकर राधा तैयार हो जाती है और उसके साथ बाबा के पास चली जाती है। लेकिन बाबा के पास जाने के बाद भी गुंजन की सूनी गोद नहीं भरती।
जिस बात से राधा उसे रोज रोज जली कटी सुनाती रहती है। एक दिन गुंजन से मिलने उसकी बड़ी बहन उसके घर आती है। अरे गुंजन, कैसी हो? तुम बहुत कमजोर सी लग रही हो। खाती पीती नहीं हो क्या सही से? अरे कहाँ दीदी, अच्छे से खाती हूँ, लेकिन शरीर पर लगता ही नहीं है। तुम्हारा चेहरा भी मुरझाया हुआ लग रहा है। वो कल रात ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। गुंजन अपनी बड़ी बहन काजल के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें बैठकर आपस में बात करने लगती हैं। तभी काजल अपने बच्चों की कुछ तस्वीरें गुंजन को दिखाने लगती हैं। देखो जरा, तुम्हारा भांजा और तुम्हारी भांजी दोनों मिलकर मुझे कितना परेशान करते हैं। पूरे दिन शरारत करते रहते हैं। पहले तो गुंजन अपने भांजा और भांजी की तस्वीरें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? काजल के पूछने पर गुंजन उसे अपनी परेशानी के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद काजल गुंजन से कहती है, देखो ये सब तो किस्मत की बात है। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक रास्ता है। कल से माँ दुर्गा की नवरात्रि आ रही है। तुम माँ दुर्गा की पूजा करो। माँ दुर्गा तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें जरूर देंगी। ऐसा कहने के बाद काजल अपने घर लौट जाती है, जिसके बाद अगले दिन से गुंजन अपने घर में माता की चौकी लगाकर दुर्गा माँ की पूजा करती है। जिसके बाद वो पूरे 9 के 9 व्रत रखती है। आखिरी नवरात्रि पर वो दुर्गा माँ के लिए भोजन बनाती है और अपने घर में 9 कन्या बिठाकर उनको भोजन खिलाती है। ये सब राधा जब देखती है तो गुंजन से कहती है, अरे तुझे क्या लगता है ये सब ढोंग करने से तुझे बच्चा हो जाएगा? अरे तू तो पैदाइशी ही बांझ है। तेरी लाख कोशिशों के बाद भी तेरा कुछ नहीं हो सकता, समझी तू? बेचारी गुंजन अपनी सास की जली कटी बातें सुनने के बाद रोने लगती है और रोते हुए माता रानी की 9 कन्याओं को भोजन खिलाती रहती है। सभी कन्या एक साथ खड़ी होती हैं और गुंजन से कहती हैं, आयुष्मती भव, सदा सुहागन रहो और दूधो नहाओ पूतो फलो। 9 कन्याओं के आशीर्वाद देते ही अचानक से गुंजन बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर अंकित बहुत घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर जैसे ही गुंजन का चेकअप करते हैं वो अंकित से कहते हैं, मुबारक हो मिस्टर अंकित, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है, तुम पिता बनने वाले हो। ये सुनते ही अंकित फूले नहीं समाता और अपनी माँ को गले से लगाकर कहता है, देखा माँ, मैं कहता था ना एक दिन मेरी पत्नी मेरे अंश को जन्म जरूर देगी। गुंजन बांझ नहीं है, उसकी कोख में मेरा बच्चा है माँ। अंकित को इतना खुश देखकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुंजन से कहती है, गुंजन, मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाई, लेकिन तुमने कभी मुझे पलटकर जवाब भी नहीं दिया। आज मुझे मेरी गलती का बहुत एहसास है। आइंदा मैं तुम्हें कभी इस तरह नहीं बोलूंगी। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हो? आप तो मेरी माँ जैसी हो, आप मुझे कुछ भी कह सकती हो। राधा गुंजन को गले से लगा लेती है, जिसके पूरे 9 महीने बाद गुंजन एक बेटे को जन्म देती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक टीवी वाली 5 बहुएं। जैसे ही घड़ी की सुई 8 पर पहुंचती है, कुंती की 5 बहुएं हॉल में लगी टीवी के आगे आकर जमावाड़ा लगाते हुए रिमोट पर धावा बोलती हैं और रूबी कहती है, छोड़ दो। वही तो जेठानी जी, जिद मत करो, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? टीवी के रिमोट पर हाथ पहले मेरा पड़ा था, पर नजर पहले मेरी गड़ी थी। अरे टीवी के पीछे लड़ते झगड़ते कहीं देर ना हो जाए, तब तक हमारा पसंदीदा प्रोग्राम खत्म ही ना हो जाए। मानवी की बच्ची, तू तो चुप कर। सारा दिन मजे से टीवी के आगे नजरें गड़ाए बैठी हुई थी। अरे मैंने क्या तुम्हारी आंखों पर डेरा डाले रखा था? हम चारों की पसंद तुमसे एकदम अलग जो ठहरी। तुम्हें तो सिर्फ मर्द वाले शो पसंद है। कभी कुश्ती देखती हो, कभी क्रिकेट। अरे तो क्या, जैसे सास बहू और साजिश देखूं? अरे ओ मानवी, ये साजिश से भरी हुई सीरियल तो जेठानी जी को ही मुबारक हो। मैं तो सिर्फ सुर संग्राम देखती हूँ। अरे लाओ रिमोट, मेरे शो का समय हो चला है। अरे सुर संग्राम सीरियल देखकर कौन सा तुम स्वर कोकिला बन जाओगी? अरे जेठानी जी, सुर संग्राम सीरियल नहीं है, रियलिटी शो है। 5 बहू के बीच टीवी देखने को लेकर जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। ऐसे में रिमोट की छीना झपटी तो होनी ही थी। सभी रिमोट उनके हाथों से छूटकर दूर खड़ी कुंती के पास पहुंच जाता है। शाबाश मेरी बेशरम बहू। 8 बजे और तुम पांचों के बीच मनोरंजन को लेकर महाभारत न छिड़े। भला ऐसा किसी दिन होता है क्या? तभी पांचों अपनी अपनी दलीलें पेश करती हैं।
देखो ना सासू माँ, मैं इस घर की बड़ी हूँ, इसके बावजूद भी ये चारों एक टीवी के पीछे कैसे मुझसे लड़ झगड़ रही हैं। वाह जी वाह जेठानी जी, तो एकदम सास बहू की सीरियल वाली साजिश रच रही हैं, क्योंकि जेठानी ही एक दिन मेरे सुर संग्राम शो के लिए आप अपने सीरियल का त्याग नहीं कर सकते। अरे मेरी समझदार सासू माँ की बेवकूफ बहुओं, क्यों बेवजह लड़ने झगड़ने में वक्त बर्बाद कर रही हो। साफ तौर से समाचार लगा लो, देश भर की खबरें आ रही होंगी। निशा भी ना जब मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। अरे एक टीवी के पीछे हम 5 बहुओं के बीच घर में क्या कम माहौल बिगड़ा हुआ है जो तुम इसमें देश भर की चिंता और शुमार करना चाह रही हो। टीवी के पीछे 5 बहुओं के बीच हो रही तू मैं देख कुंती बौखलाकर जोर से चीखती है। बस बंद करो पांचों की पांचों अपनी बकैतियां। एक टीवी के पीछे 5 कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रही हो। बिना चू चपड़ किए शांति के साथ बैठकर एक सीरियल संगीत नहीं सुन सकती। कुंती का भड़का हुआ स्वरूप देखकर योगिता जोरदार तालियां बरसाते हुए कहती है। वाह माँ जी गजब, आपने तो मजा ही दिला दिया। आपकी आवाज सुनकर शोले का गब्बर याद आ गया। शोले से याद आया, आज जी सिनेमा चैनल पर 9 बजे शोले फिल्म आने वाली है। सास बहू साथ बैठ कर देखेंगे। वाह नहीं नहीं, क्या बात है। सास की एक बात भेजे में भले ना घुसे, मगर टीवी पर आने वाला हर एक शो संगीत के बोल का बखूबी अता पता है तुझे। ये सुनकर चारों मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं। ये बात सिर्फ योगिता बहू पर ही नहीं, बची हुई तुम चारों पर भी लागू होती है। जाओ जाकर पांचों खाना परोसो। कभी ये जी में नहीं आता कि पांचों साथ मिलकर संजीव कुमार की रसोई से कुछ नया खान पान सीख लें। रसोई घर में आते ही टीवी के पीछे फिर से लड़ने लगती हैं। सारे फसाद की जड़ तुम चारों हो। काश कि मैं इस घर की इकलौती बहू होती, तुम मजे मारकर आराम से टीवी देख सकती। मेरा सुर संग्राम शो खत्म हो गया। अरे ओ ध्वनि, ज्यादा सुर संग्राम किया ना तो रसोई कहीं कुश्ती के मैदान में ना बदल जाए। आवाज सुनकर एक बार फिर कुंती वहाँ आकर कहती है। एक पल के लिए भी तुम पांचों लुगाई के बीच खटर पटर बंद नहीं हो सकती। ऊपर वाले को भी इन पांचों पनौतियों को मेरे पल्ले ही मढ़ना था। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगली सुबह ध्वनि जल्दी टीवी के आगे पसर कर संगीत सुन रही थी, तभी मानवी रिमोट उठाकर चैनल चेंज कर देती है। अरे ओ मेरी सास की बड़ो बहू, टीवी का चैनल किससे पूछकर चेंज किया? 10 बज चुके, आज सोनी पर WWE शुरू होने वाला है, मगर अभी तो पूरे 5 मिनट बाकी हैं। अरे क्या पता शो पहले ही शुरू हो गया तो। दोनों के बीच ही बहस छिड़ जाती है। तभी कुंती देवी वहाँ आकर माथा पकड़ते हुए कहती हैं। लो जी, मनोरंजन के पीछे इनकी महाभारत सवेरे सवेरे ही शुरू हो गई। सासू माँ, मुझे रेसलिंग शो देखना है। ध्वनि से कहिए रिमोट मुझे दे दे, वरना क्या कर लोगी तुम? सीधे तौर से रिमोट मुझे सौंप दो, वरना सूद दी जाओगी। चुप करो दोनों, ये मेरा घर है, मार काट का मैदान नहीं जो खुले सांड की तरह लड़ रही हो। तभी बाकी तीनों भी वहाँ पधार जाती है और रूबी कहती है। अरे 10 बज गए, जल्दी से स्टार गोल्ड लगाना। संडे स्पेशल में हम साथ साथ हैं, फिल्म शुरू होने वाली है। तुम 3 बंदरियों की ही कमी बची थी। अरे इस रिमोट और टीवी की सर्वोपरि हकदार मैं हूँ। ऐसा क्यों? अरे कल रात रिमोट का सेल समाप्त हो गया था और पूरे 15 रुपए देकर मैंने 2 सेल खरीद कर लेकर आई हूँ, तो हुई ना रिमोट की असली हकदार। इसलिए आज सारा दिन समाचार चलेगा। अरे ऐसे कैसे? भूलो मत, डिश का रिचार्ज मेरे बैलेंस से होता है और वो सारे पैसे मेरे ही 5 पांडव के जेब से मांजे जाते हैं। क्यों बहू, अपनी सास को बेवकूफ समझा है? अब ये तय कर लो कि साथ बैठकर हम साथ साथ देखना है समाचार, देखना है संगीत या फिर कुश्ती। मुझे हम पांचों को टीवी के पीछे लड़ते खुद भी अच्छा नहीं लगता है। बेहतर होगा कि आप हम पांचों के कमरे में अलग अलग टीवी लगवा दो। अरे मेरे बेटे कोई सरकारी मुलाजिम या टाटा बिरला नहीं जो पल भर में 5 टीवी आ जाएं। इस एक टीवी से ही चुपचाप काम चलाओ, वरना रिमोट ले जाकर बक्से में बंद कर दूंगी। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मिसाल तो समझ ही गई होगी। रिमोट के बंद होने की बात सुनकर पांचों के बीच जैसे भरत मिलाप उभर आता है। पांचों साथ मिलकर टीवी देखने लगती हैं, मगर कुंती के जाते ही पांचों लड़ने झगड़ने लगती हैं। तुम पांचों फिर शुरू हो गई? अरे तंग आ गई हूँ मैं। जी तो करता है गंगा में जाकर बैठ जाऊं। ये टीवी ना होकर जैसे तुम पांचों बहुओं के लिए लाइलाज टीवी की बीमारी बन गई है। अब से हर एक दिन तुम पांचों में से हर जन अपने पसंद की सीरियल संगीत देखेगा, मगर उस पल दूसरा वहाँ मौजूद नहीं होगा। ठीक है माँ जी, हमें मंजूर है। कुंती के कहे अनुसार पहले दिन ध्वनि संगीत सुनती, दूसरे दिन योगिता समाचार, तीसरे दिन रूबी सीरियल देखती और चौथे दिन मानवी कुश्ती और 5वें दिन निशा कार्टून देखती। मगर टीवी के रहते भी वो पांचों एक समान खालीपन महसूस कर रही थी। फिर एक रात जैसे ही हॉल में आती हैं, तो वो देखती है कि उसकी पांचों बहू एक साथ सोफे पर पसरी एक ही शो देखते हुए ठहाके मार रही थी। अरे तुम पांचों एक साथ? आज सवेर का सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगा था क्या, जो महाभारत भरत मिलाप में बदला दिख रहा है? माँ जी, अब ये भरत मिलाप आपको अपनी पांचों बहुओं के बीच रोजाना देखने को मिलेगा। हम पांचों हमेशा टीवी के पीछे लड़ती तो थी,
मगर इन 5 दिनों के पड़ाव में हमें सबक मिल गया। हाँ माँ जी, जो सुकून साथ बैठकर टीवी देखने में है वो अकेले कहाँ है। तो आखिरकार मेरा ये पैतरा काम कर ही गया। मेरी 5 बहुओं, इस बात को गांठ बांध लो, जो खुशी आपसी साझेदारी सहमति में शामिल होती है उसे ही कहते हैं परिवार का प्यार। माँ जी, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार, हमें सबक मिल गया। हाँ माँ जी, जो सुकून साथ बैठकर टीवी देखने में है वो अकेले कहाँ है। तो आखिरकार मेरा ये पैतरा काम कर ही गया। मेरी 5 बहुओं, इस बात को गांठ बांध लो, जो खुशी आपसी साझेदारी सहमति में शामिल होती है उसे ही कहते हैं परिवार का प्यार। माँ जी, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।